फ्रेंड्स, मेरी तो जहां मेरे चैनल पीएससी विद ऋतु में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब वायुदाब, वायुमंडलीय दाब। तो हम पढ़ने वाले हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, कौन कौन से कारक हैं जिन पर वायुमंडलीय दाब निर्भर करता है, प्रेशर बेल्ट क्या क्या होते हैं, मतलब दाब कटिबंध किस तरीके के होते हैं, कितने होते हैं और क्या उनके बनने का क्या कारण होता है। तो ये सारा सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर से रिलेटेड आपको सब कुछ इस वीडियो में बताने वाली हूँ। टॉपिक बिल्कुल नया है, टॉपिक को पूरा समझने के लिए आपको वीडियो को पूरा एंड तक देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप बीच में स्किप करके जाएंगे तो टॉपिक आपको ही अच्छे से समझ में नहीं आएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो हमारा वीडियो का टॉपिक है वायुमंडलीय भार। मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, वायुमंडलीय दाब या वायुमंडलीय भार क्या होता है। तो सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि वायुमंडल क्या होता है। वायुमंडल मतलब कि जो हमारे पृथ्वी के चारों तरफ जो हवा फैली हुई है वो वायुमंडल हो गया, है ना। और उस हवा के वजह से वायुमंडलीय भार होता है। हाँ, तो जैसे कि हमारा वायुमंडल में जो हवा है उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी गैसेस होती है। उसमें नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, आर्गन होती है, जलवाष्प होते हैं, धूल, कण, मिट्टी, धुआं, धुंध, सभी कुछ उस वायुमंडल में होता है। मतलब उस हवा में जो वायुमंडल, मतलब पृथ्वी के चारों ओर जो आवरण है, वायु का जो आवरण है, वायु जो चारों तरफ से फैली हुई है वो वायुमंडल हो गया। तो वायुमंडल में जो भी हवा है उसका कंपोजिशन किस तरीके का होता है। तो सबसे पहले ये जरूर जानना पड़ेगा कि कंपोजिशन किस तरीके का। वायुमंडलीय भार क्या होता है, जो वो हवा है, जो वायु है, वायुमंडलीय भार मतलब वायु का भार। तो वायुमंडल की वजह से जो भार पृथ्वी पर पड़ रहा है वो वायुमंडलीय भार हो गया। तो सबसे पहले कि क्या क्या कंपोजिशंस हैं। तो हमारे वायु में सबसे पहले मिलता है हमको नाइट्रोजन, है ना। में जो मतलब सबसे ज्यादा है वो मैं सबसे पहले आपको बता दे रही हूँ। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। अब नाइट्रोजन है 78.8 समथिंग % हमारे जो हवा है, हमारे जो वायुमंडल है सबसे ज़्यादा उसमें 78% नाइट्रोजन है। फिर 20.98 या फिर इसको ले लो 21 अप्रोक्स 21% ऑक्सीजन है, और बहुत ही कम मात्रा में ये कार्बन डाइऑक्साइड है। फिर ऑर्गन होता है ना, ऑर्गन भी है, इसमें जलवाष्प भी होती है, धूल भी होती है, धुआं होता है। तो ये जो 1% बचा ना, इसको छोड़कर जो 1% बचा है इसमें ये सारा सब कुछ होता है। तो जो नाइट्रोजन है सबसे ज्यादा क्या है, नाइट्रोजन है। हवा, हमारे जो वायु है, जो हवा है चारों तरफ जो फैली हुई है हमारे, मैं खड़ी हूँ, मेरे चारों तरफ कुछ वायुमंडल है, मतलब कुछ हवा है। तो इस हवा में 78% तो नाइट्रोजन है, 20% या 21%, 20.98 मतलब 21% उसमें ऑक्सीजन है, और कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, ऑर्गन और भी बहुत सारी गैसेस इसमें मिली हुई होती है ना। तो जो हमें नाइट्रोजन का क्या काम होता है, सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन का क्या काम है, जो हमें फील होती है, जो हवा हमें फील होती है, जैसे कि हवा चल रही है ना, और एकदम से मुझे लगा कि यार हवा महसूस हुई मुझे, और मैं प्रेशर ज्यादा हुआ तो मैं पीछे की तरफ धक भी जाऊंगी अगर प्रेशर ज्यादा होगा। तो ये किसकी वजह से होता है, नाइट्रोजन की वजह से होता है। जो हवा हमें फील हो रही है ना, जो रिफ्लेक्शन हो रहा है, मैंने बार बार, अपन जब फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, मैंने भी आपको बार बार पढ़ाया कि भौमिक विकिरण जो होती है, सूर्य से जो किरण आती है वो रिफ्लेक्ट होके, मतलब परावर्तित होके वापस से चली जाती है, पृथ्वी से परावर्तित होती है और चली जाती है। तो रिफ्लेक्शन होता है, मतलब जो हमको फील हो रही है, हवा जो फील हो रही है वो नाइट्रोजन की वजह से फील हो रही है, जो रिफ्लेक्शन हो रहा है वो नाइट्रोजन की वजह से हो रहा है। नाइट्रोजन कैसी होती है, ये इसका कोई रंग नहीं होता, इसका कोई टेस्ट नहीं होता, कोई स्मेल नहीं होता है। तो ये इसका कुछ भी स्मेल नहीं होता, कुछ भी रंग नहीं होता, कोई टेस्ट नहीं होता है। थर्ड क्या है कि ये वायुमंडल में सबसे ज़्यादा ज़रूरी किस चीज़ के लिए है, ये हमें पता है कि हम आग जला सकते हैं, है ना। तो कभी भी आग अगर जलती है तो वो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की वजह से होती है। मतलब कोई भी ईंधन, कोई भी फ्यूल हम जला रहे हैं, हम सीएनजी जला रहे हैं, हाँ, या फिर हम पेट्रोल जला रहे हैं, डीजल जला रहे हैं, कुछ भी जला रहे हैं, लकड़ी जला रहे हैं, सब कुछ ईंधन ही है। तो वो अगर जल रही है तो वो ऑक्सीजन की वजह से जल रही है। मगर
कुछ चीज को जलने से रोकने के लिए क्या जरूरत होती है? नाइट्रोजन की जरूरत होती है। नाइट्रोजन की क्यों जरूरत होती है? कि ये किसी भी पदार्थ को जलने से रोकता है ना। अगर नाइट्रोजन नहीं होगी तो एक बार आग लग गई तो उसको बुझाना मुश्किल है। अगर नाइट्रोजन नहीं होगी एटमॉस्फेयर में तो आग को बुझाना मुश्किल है ना। तो जलने से रोकता है, किसी भी चीज को जलने से रोकती है। प्लस नाइट्रोजन की वजह से ही प्रोटीन बनता है। मतलब पेड़ पौधों की जो ग्रोथ होती है प्रोटीन की वजह से होती है, और हमारी भी हमें भी प्रोटीन मिलता है। हमें जो प्रोटीन मिलता है वो पेड़ पौधों से मिलता है, और जो पेड़ पौधों को प्रोटीन मिलता है वो एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन होता है उससे मिलता है। अब वो एटमॉस्फेयर से पेड़ पौधों में नाइट्रोजन जाने की प्रोसेस अलग होती है। बायोलॉजी का एक टॉपिक है, वो प्रोसेस अलग है और वो थोड़ा सा डिफरेंट है। जब मैं कभी उस टॉपिक को पढ़ाऊंगी तो आपको समझाऊंगी कि नाइट्रोजन पेड़ पौधों में किस तरीके से ट्रांसफर होता है। तो पेड़ पौधों में प्रोटीन के लिए जरूरी है, और बाद में हम इस प्रोटीन को हम लोग ले लेते हैं। तो नाइट्रोजन किस लिए ज़रूरी है? सबसे ज़्यादा 78% ये एटमॉस्फेयर में होता है, ये ज़रूरी है। पेड़ पौधों में प्रोटीन्स के लिए ज़रूरी है ना। और हमको भी प्रोटीन्स इसी नाइट्रोजन से मिलती है, जो पेड़ पौधे यहाँ से लेते हैं, एटमॉस्फेयर में से लेते हैं, और हम पेड़ पौधों से लेते हैं, है ना। हम एक्सटर्नली लेते हैं ना, प्रोटीन हमारी बॉडी के अंदर नहीं बनता है, हम एक्सटर्नली लेते हैं, बाहर से लेते हैं हम उसको। या तो टेबलेट ले लेंगे या फिर कोई फ्रूट्स जो प्रोटीन विटामिन से रिच होगा उसको खा लेते हैं, है ना। ड्राई फ्रूट्स वगैरह खाते हैं। तो ये सब कहाँ से आता है? ये हमको एटमॉस्फेयर से ही आता है। जलने से रोकती है, किसी भी चीज़ को जलने से रोकती है। उसका कोई भी स्मेल नहीं होता, कोई भी टेस्ट नहीं होता, कोई रंग नहीं होता है। और ये 78% मतलब जो हमको फील होती है, जो हमें हवा समझ में आ रही है, हमें फील हो रही है, हमने पंखा चलाया और हमको ठंडक महसूस हुई, तो ये नाइट्रोजन, मतलब सबसे ज़्यादा जो प्रभाव होता है वायु में वो नाइट्रोजन की वजह से होता है। और जो भार है, वायुमंडल का जो भार है, वायु का जो भार है ना, वो भी नाइट्रोजन की वजह से होता है। सेकेंड होती है ऑक्सीजन, 20.98 मतलब 21% ऑक्सीजन होती है। हमको सबको पता है कि सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन किस लिए ज़रूरी है? ब्रीथिंग के लिए। मतलब सांसें हमारी चल रही हैं ऑक्सीजन की वजह से, है ना। ऑक्सीडेशन होता है शरीर में, ऑक्सीडेशन होता है ऑक्सीजन की वजह से ही। जो हम ब्रीथ इन करते हैं उसी से ऑक्सीडेशन होता है, और उसी से ही हमको एनर्जी मिलती है। ऑक्सीडेशन से हमको एनर्जी मिलती है, और उस एनर्जी यहाँ से हम हमारी बॉडी को चला सकते हैं। तो हमारी सांसों के लिए, बॉडी को चलाने के लिए ऑक्सीजन जरूरी है। प्लस कि किसी भी चीज को जलने के लिए, जलने में सहायक होती है। मतलब कि अगर ऑक्सीजन है तो ही कुछ चीज जल रही है, अगर ऑक्सीजन नहीं है तो कुछ चीज नहीं जलेगी। मतलब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन कुछ भी चीज नहीं जलती है। इसको एक आप मतलब जो हम 6th 7th 8th में प्रैक्टिकल करते हैं ना बच्चे, कि आप भी करके देखिए। एक कैंडल लीजिए और कैंडल को आप जलाइए, है ना। उसको जैसे ही आपने जलाया तो वो जल जाएगा, है ना। क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है, हम सांस ले ही रहे हैं, हम जिंदा हैं। हम अगर किसी जगह पर जिंदा खड़े हैं इसका मतलब है कि वहाँ उस एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है ना। तो उसमें तुम कैंडल जलाओगे तो जल जाएगी। अब उसी कैंडल को आप किसी टेबल पर रख दीजिए, चिपका दीजिए, और चिपकाने के बाद उस पर एक खाली कांच का गिलास उस पर उल्टा रख दीजिए। कांच का गिलास इसलिए बोल रहे हैं, और दूसरा भी कर सकते हो, लेकिन कांच के गिलास क्या पारदर्शी होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, तो आपको अंदर का दिख जाएगा। जैसे ही आप उसको अंदर मतलब जैसे ही आप ग्लास उसके करोगे, इन्वर्टेड करोगे, उस पर ऊपर ग्लास रखोगे, मतलब कैंडल अंदर जला हुआ होना चाहिए, ग्लास उसके ऊपर रख दोगे, तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, वहाँ पर ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी, ऑक्सीजन नहीं रहेगी उस एटमॉस्फेयर में। जो ग्लास के अंदर है उसमें एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन नहीं है, तो क्या होगा, कैंडल बुझ जाएगा। मतलब एक बहुत ही नॉर्मल सा प्रैक्टिकल है, छोटे बच्चे भी करते हैं, आप करके देख सकते हो, किसी और चीज़ से भी देख सकते हो, लेकिन कुछ ऐसा मत कर लेना कि कुछ विस्फोटक हो जाए, है ना, बाद में आप जल जुला जाओ, तो ऐसा कुछ नहीं करना। तो ये कैंडल वाला आप करके देख सकते हो कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में कुछ चीज़ नहीं जलती है, कुछ चीज़ जलती है। मतलब किसी चीज़ को जलाने के लिए ज़रूरी है ऑक्सीजन है, हमारी सांस लेने के लिए ऑक्सीजन ज़्यादा ज़रूरी है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ये हमारे एटमॉस्फेयर में 128 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये नाइट्रोजन मिलती है। ये 64 किलोमीटर की ऊंचाई तक हमको ऑक्सीजन मिलती है, लेकिन 16 किलोमीटर के बाद ये थोड़ी कम हो जाती है। मतलब भूतल से, मतलब समुद्र तल से 16 किलोमीटर की ऊंचाई पे ऑक्सीजन हमें अच्छे से मिलती है, मगर जैसे ही हम और ऊपर जाते हैं तो ऑक्सीजन मिलती है, लेकिन उसकी मात्रा कम हो जाती है। हाँ, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, हमें पता ही है कार्बन डाइऑक्साइड का क्या काम है। कार्बन डाइऑक्साइड
ऑक्सीडेशन के लिए एक और चीज़ ज़रूरी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। हम ब्रीथ करते हैं ना, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी अंदर जाती है ना। तो उसके भी कुछ, जब आप क्रेब चक्र पढ़ोगे बायोलॉजी में, जो क्रेब सर्कल होता है ना, तो उसमें ये पूरा बताया है कि ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड किस तरीके से ऑक्सीडेशन करते हैं, एनर्जी हमारे अंदर होती है। तो ये हो गया। फिर दूसरा जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है, मतलब ग्रीन हाउस इफेक्ट मतलब जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उसके लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी कार्बन डाइऑक्साइड ही है ना। CFC तो है ही है, मगर कार्बन डाइऑक्साइड भी है। CFC मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो हमें जो एयर कंडीशनर वगैरह से जो निकलता है ना CFC, वो तो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही थोड़ा सा है, लेकिन सबसे ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी कार्बन डाइऑक्साइड ही है। हाँ, फिर ऑर्गन होता है, जलवाष्प भी होता है, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है। तो जो मेनली ये चीज़ है ना, तो ये सब मिलकर हमारे वायुमंडल बनाती है। मतलब इन सभी की वजह से हमारा वायुमंडल में दाब होता है, इन सभी की वजह से, प्लस पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है, उसकी वजह से वायुमंडल में भार उत्पन्न होता है। वायु द्वारा भार उत्पन्न होता है, उसे बोलते हैं वायुमंडलीय भार बोलते हैं। वायुमंडलीय भार क्या होता है? वायु द्वारा जो पृथ्वी पर भार उत्पन्न होता है गुरुत्वाकर्षण की वजह से, है ना, तो उसको क्या बोलते हैं? वायुमंडलीय भार बोलते हैं। वो हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाता है ना। तो अब किन किन चीज़ों से वायु मतलब वायुमंडलीय जो भार है वो किन किन कारकों पर निर्भर करता है, मतलब किस किस होने से ये ज़्यादा होता है, किसके होने से ये कम होता है। तो इसमें सबसे पहले आ गया कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर किस किस चीज़ से पे डिपेंड करते हैं। तो तापमान मतलब टेम्परेचर क्या क्या है कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है प्रेशर कम होता जाता है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा, मतलब भार कम होगा, वायु का भार कम होगा कहीं पर भी। अगर टेम्परेचर कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा होगा कहीं पर भी। एग्जाम्पल के लिए ले लो कि मैंने आपको बताया था कि हमारी जो अर्थ है ना, अर्थ पे जो भूमध्य रेखा है वहाँ पर सूर्य की किरणें लंबवत चमकती है, और सूर्य की किरणें लंबवत चमकती है मतलब वहाँ पे सूर्यताप सबसे ज़्यादा प्राप्त होता है, मतलब कि वहाँ पर टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होता है, तापमान सबसे ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, भूमध्य रेखा के पास क्या होता है, प्रेशर वायु भार कैसा होता है, कम होता है, क्योंकि यहाँ तापमान ज़्यादा होता है इसलिए वायु भार कम होता है। तो वायु भार कम होने के और रीज़न क्या है? जैसे ही वायु गर्म होती है, मतलब तापमान मिला, सूर्य की किरणों से सूर्य ताप मिला, उससे वायु का तापमान बढ़ गया। अब तापमान ज़्यादा हो गया तो वायु कैसी हो गई? जब भी वायु में तापमान बढ़ता है तो वायु हल्की हो जाती है, हल्की होकर ऊपर उठती है, ऊपर उठ के कैसे हो जाती है? वो विरल हो जाती है, मतलब रेयर हो जाती है। उसकी डेंसिटी कैसी हो जाती है? उसका घनत्व कैसा हो जाता है? कम हो जाता है। घनत्व कम होने का मतलब हो गया कि प्रेशर कम हो गया। किसी का अगर वजन कम हो जाएगा तो मतलब उससे लगने वाला प्रेशर भी कम होता है ना। तो जैसे जैसे तापमान बढ़ता है वैसे वैसे प्रेशर कम होता जाता है, और जैसे जैसे तापमान कम होता है, मतलब ये ध्रुवों पे तापमान बहुत कम होता है ना, हिमांक से भी कम होता है ना। तो यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होता है, ध्रुवों पे प्रेशर ज़्यादा होता है और यहाँ पर प्रेशर कम होता है, भूमध्य रेखा पे प्रेशर कम होता है। और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो तापमान ज़्यादा होता जाता है और प्रेशर कम होता जाता है। तो सबसे पहले हो गया कि तापमान की वजह से क्या होता है, प्रेशर। जहाँ तापमान ज़्यादा होता है वहाँ प्रेशर कम होता है, जहाँ प्रेशर ज़्यादा होता है वहाँ पर क्या होता है, तापमान कम होता है। उसके बाद आ गया सेकंड, हो गया कि ये हो गया फर्स्ट। सेकंड हो गया समुद्र तल से ऊंचाई। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो तापमान कम होता जाता है। 165 मीटर हम ऊपर जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कैसा हो जाता है, कम होता जाता है। तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे प्रेशर भी कम हो जाता है। अब प्रेशर की डेफिनेशन सबसे पहले मैं बता दूं आपको, वायुमंडल जो भार है उसकी डेफिनेशन मैं बता दूं कि इसको कैसे लेते हैं कि समुद्र तल पे, जैसे ये समुद्र तल हो गया है ना, समुद्र तल पे ऊपर हमें पता है वायुमंडल की बहुत सारी परतें होती हैं, है ना, और उनकी वजह से वायुमंडल का भार होता है। तो किसी स्थान पे वायुमंडल के स्तंभ,
वायुमंडल की वायु की जो परतें होती है उसके 76 सेंटीमीटर स्तंभ या 760 मिलीमीटर स्तंभ द्वारा उस क्षेत्र पर पड़ने वाला भार, उसको वायु भार कहते हैं, है ना। ये सब मुझे आपको सबसे पहले ही बताना था। लेकिन क्या किसी भी क्षेत्र पर 76 सेंटीमीटर या फिर 76 सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर लेंगे मिलीमीटर में तो कितना हो जाएगा 760 मिलीमीटर। 76 सेंटीमीटर या 760 मिलीमीटर द्वारा पारे पर 76 सेंटीमीटर या 760 मिलीमीटर द्वारा पड़ने वाला भार वो वायुमंडलीय भार होता है। तो समुद्र तल पर ये भार होता है लगभग 1013.25 मिलीलीटर। मिलीलीटर में इसको नापते हैं। वायु भार को जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उसको मिलीमीटर में नापते हैं। और बैरोमीटर करके एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उससे इसको नापा जाता है। मतलब एक यंत्र होता है बैरोमीटर, उससे नापा जाता है। जैसे टेम्परेचर के लिए थर्मोमीटर होता है ना, वैसे ही बैरोमीटर होता है जो प्रेशर को नापता है ना। प्रेशर की यूनिट ली जाती है मिलीमीटर। अब फिजिक्स में भी हमने प्रेशर पढ़ा है। प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। मतलब किसी क्षेत्र पर जितना ज़्यादा प्रेशर लगाते हैं, जितना ज़्यादा फोर्स लगाते हैं, जितना ज़्यादा बल लगाते हैं वो प्रेशर होता है। किसी क्षेत्र पर जितना ज़्यादा बल लगता है वो प्रेशर होता है ना। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? किसी भी जगह पर पारे के 76 सेंटीमीटर या फिर 760 मिलीमीटर पड़ने वाले दाब को, भार को, वहाँ उसका क्या बोलते हैं? वायु भार बोलते हैं। वो हो जाता है प्रेशर हो जाता है। तो जैसे जैसे हम सेकंड में क्या बता रही थी कि समुद्र तल से ऊंचाई, है ना, ऊंचाई, जैसे जैसे हम ऊंचे हो जाते हैं वैसे 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 प्रेशर कैसा हो जाता है? भार कैसा होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय भार क्या हो जाता है? कम होता जाता है ना। ये क्या होता है? ये समुद्र तल पर लगभग 1013.25 मिलीलीटर होता है। लेकिन हम जैसे ऊपर जाते हैं तो 17 किलोमीटर पर ये लगभग 100 मिलीमीटर हो जाता है ना। 17 किलोमीटर पर ये 100 मिलीमीटर हो जाता है। क्योंकि जैसे जैसे हम ऊंचे जाते हैं तो तापमान कम हो जाता है। और तापमान कम जैसे जैसे हम ऊंचे जाते हैं वैसे वैसे ये कम होता जाता है। इसमें भी वेरिएशन होता है, कहीं कम कहीं ज़्यादा होता है। तो जैसे हम ना एक पहाड़ पर गए, पहाड़ के ऊपर गए, तो यहाँ पर इतनी सारी लेयर्स हैं, वायु की इतनी सारी लेयर्स है, उसका प्रेशर यहाँ पर पड़ रहा है। अब यहाँ पर है ना, किसी पहाड़ पर हम गए तो यहाँ पर इतनी ही वायु का प्रेशर पड़ेगा ना, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है? प्रेशर कम हो जाता है। तो जैसे जैसे हम ऊंचे जाते हैं वैसे वैसे भी प्रेशर कम होता है। और सबसे ज़्यादा प्रेशर समुद्र तल पर होता है। और ऊपर जाने पर प्रेशर कैसा हो जाता है? कम हो जाता है ना। जलवाष्प फिर थर्ड होता है इसमें जलवाष्प। मतलब जब भी वायु में नमी होती है, नमी के कारण क्या होता है? वायु का भार कम होता है। तो जब नमी होती है, जहाँ नमी होती है वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होता है। नमी होने पर प्रेशर ज़्यादा होता है। और जो वायु शुष्क होती है वहाँ पर प्रेशर कम होता है। आपने देखा होगा कि ठंड में हवा चलती, हल्की सी हवा चलती है और हमारे हाथ पैर फट जाते हैं। तो फटने का मतलब प्रेशर लग रहा है, हवा से प्रेशर लग रहा है। लेकिन ठंड में क्या होती है? शुष्क वायु चलती है ना। तो शुष्क वायु में क्या होता है? शुष्क वायु में प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। और जो नमी युक्त वायु होती है, मतलब जो ठंडी हवा होती है, उसमें क्या होता है? प्रेशर कम होता है। हाँ, फिर इसका फोर्थ हो गया है कि ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण। जहाँ गुरुत्वाकर्षण ज़्यादा होता है वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा लगता है। और जहाँ गुरुत्वाकर्षण कम होता है वहाँ पर प्रेशर कम लगता है। अब जैसे हमारा ये अर्थ हो गया, तो अर्थ की जो सेंटर ऑफ अर्थ क्या होता है? पृथ्वी का जो केंद्र होता है, वो केंद्र कहाँ पर है? वो ध्रुवों के पास है। जहाँ पर केंद्र है वहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा लगेगा, गुरुत्वाकर्षण बल ज़्यादा लगेगा। तो ये केंद्र कहाँ है? ये केंद्र है हमारे ध्रुवों के पास है। ध्रुवों के पास होने के कारण यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा लगता है। और ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा लगने के कारण क्या होता है? यहाँ पर प्रेशर भी ज़्यादा लगता है, वायु का भार भी ज़्यादा लगता है। तो दो चीज़ हो गई यहाँ पर, एक तो तापमान कम हो गया, है ना, इसकी वजह से प्रेशर ज़्यादा लग रहा है। दूसरा हो गया ग्रेविटेशन यहाँ पर ज़्यादा होता है। और भूमध्य रेखा पर ग्रेविटेशन फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल कम लगता है ना। भूमध्य रेखा पर गुरुत्वाकर्षण बल कम लगता है। इसकी वजह से यहाँ पर क्या होता है?
प्रेशर भी कम होता है। और एक और चीज होती है कि मतलब रोटेशन ऑफ द अर्थ, भूघूर्णन। फिफ्थ होता है भूघूर्णन, मतलब रोटेशन ऑफ द अर्थ, मतलब जब पृथ्वी घूमती है तो उसको रोटेशन बोलते हैं। रोटेट होती है 24 घंटे में एक बार पूरा रोटेट हो जाती है। वो एक बार पूरा रोटेट हो जाती है तो उससे क्या होता है, दिन और रात होते हैं। तो जब 24 घंटे में पूरा एक बार रोटेशन कर रही है तो जब रोटेट करती है तो ये अपकेंद्री फोर्स लगाती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाती है। हमने फिजिक्स में पढ़ा है ना कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है तो उसके जो मिडल से क्या होता है, वो वायु को हटा देता है। यहाँ पर अपकेंद्री बल लगता है, भूमध्य रेखा पर अपकेंद्री बल लगता है, और जो वहां पर वायु है उस वायु को परे ढकेल देती है, मतलब पीछे धका देती है। जब वायु ही नहीं रहेगी तो वायु भार किस तरीके का होता, नहीं होता है यहाँ पर वायु भार, है ना, क्योंकि अपकेंद्री फोर्स के कारण। या तो ये समझ लो कि अपकेंद्रीय बल होता है, या फिर ये ले लो कि भूघूर्णन के कारण। अब यहाँ पर भी भूघूर्णन लगता है, लेकिन यहाँ पर तापमान बहुत कम होता है तो इसका थोड़ा यहाँ पर लगता है, भूघूर्णन का प्रभाव थोड़ा इस साइड आता है ना। तो भूमध्य रेखा पर समझ में आया आपको कि मैंने आपको क्या बताया। सबसे पहले मैंने बता दिया आपको कि कौन कौन वायु का कंपोजिशन किस तरीके से होता है, वायु में क्या क्या होता है, वायुमंडल में क्या क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, बहुत सारी गैसेस होती है, जलवाष्प होता है, धुआं होता है, धूल, कण, धुंध, है ना। तो ये सब चीज होते हैं और इनकी वजह से भी प्रेशर होता है। प्लस ग्रेविटेशनल फोर्स, पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से जो भार लगता है वो वायुमंडलीय भार होता है। इसकी परिभाषा अगर देंगे तो किसी क्षेत्र पर पारे के 76 सेंटीमीटर या फिर 760 मिलीमीटर वायु भार के मिलीमीटर दाब के कारण जो वायु भार लगता है ना, वो क्या कहलाता है, वो वायुमंडलीय भार कहलाता है। जो दाब लगता है उसकी वजह से जो भार होता है वो वायुमंडलीय भार कहलाता है। और ये सबसे ज्यादा होता है समुद्र तल पर, 1013.25 मिलीमीटर होता है। और मिलीमीटर में इसको नोट किया जाता है, बैरोमीटर से इसको नापा जाता है, बैरोमीटर से नापा जाता है, मिलीमीटर इसकी यूनिट होती है ना। और जैसे जैसे हम ऊंचे जाते हैं तो वैसे वैसे ये कम होते जाता है, प्रेशर कम होता जाता है। जहाँ तापमान ज्यादा होता है वहां पर प्रेशर कम होता है, जहाँ तापमान कम होता है वहां पर प्रेशर ज्यादा होता है। जहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होता है वहाँ पर वायु का भार ज़्यादा होता है, जहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स कम होता है वहाँ पर वायु का भार कम होता है। जहाँ अपकेंद्रीय फोर्स लगता है, भूघूर्णन होता है, वहाँ पर वायु का भार कम होता है। जहाँ पर अपकेंद्रीय फोर्स मतलब जहाँ पर भूघूर्णन अपकेंद्रीय फोर्स नहीं लग पाता है वहाँ पर वायु भार ज़्यादा होता है। और जहाँ अपकेंद्रीय फोर्स लगता है वहाँ पर वायु भार कम होता है। ये सी चीज़ मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि वेल्ट क्या होते हैं, मतलब दाब कटिबंध किस तरीके के होते हैं, है ना। तो यहाँ से मैं ना हमेशा यहाँ पर एक अर्थ बनाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक प्यारा सा अर्थ बना लिया, अपना एक गोला बना लिया, और उस अर्थ में एक इमेजिनरी लाइन होती है जो बिल्कुल मिडिल से जाती है। जल्दी से बताइए क्या होती है। अब इतनी बार मैंने बता दिया है कि आपको याद ही हो गई होगी कि बिल्कुल मिडिल में एक इमेजिनरी लाइन होती है। उसको कमेंट करिए और बताइए क्या होती है। उस इमेजिनरी लाइन का अक्षांश होता है वो 0 डिग्री अक्षांश है। इसको बोलते हैं प्राइम मेरिडियन बोलते हैं या भूमध्य रेखा बोलते हैं, है ना। ये हो गई। तो इस अक्षांश के उत्तर और दक्षिण में ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। इसके उत्तर में उत्तरी गोलार्ध होता है, इसके दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध होता है। तो इसके उत्तर में जितने होते हैं वो उत्तरी अक्षांश होते हैं और दक्षिण में जितने होते हैं वो दक्षिणी अक्षांश होते हैं। तो इसी के पास में क्या होता है, 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। ये एक बेल्ट होता है, इसको बोलते हैं भूमध्य रेखीय निम्न दाब कटिबंध, है ना। ये भूमध्य रेखीय निम्न दाब कटिबंध है। निम्न दाब कटिबंध नाम से ही समझ में आ रहा है कि यहाँ पर दाब कम होता है। अब यहाँ पर दाब, है ना, फिर मैं पहले पूरा बना देती हूँ। फिर इसके उत्तर में एक और बेल्ट होती है 30 से
35 डिग्री उत्तर और इसके दक्षिण में भी एक बेल्ट होती है। थोड़ा पास बना दिया यार मैंने ना। इसके दक्षिण में भी एक बेल्ट होती है 30 से 35 डिग्री, है ना। इस बेल्ट को बोलते हैं उपोष्ण उच्च दाब कटिबंध, है ना। यहाँ पर ज्यादा होता है दाब कटिबंध, यहाँ ज्यादा होता है। और इसके उत्तर में एक और होती है 60 से 65, 60 से 65 दक्षिण, और ये होता है पोल। हाँ, तो ये वाला हो गया, ये हो गया निम्न दाब, ये उच्च दाब। तो अगेन कौन सा वो होगा, निम्न दाब कटिबंध होता है। तो ये वाला इसको बोलते हैं उप ध्रुवीय निम्न दाब कटिबंध, और ये ध्रुवीय उच्च दाब कटिबंध। तो ये उत्तर का है, और इसी तरीके से ये दक्षिण में भी होता है ना। तो दक्षिण में भी हो गया ये उपोष्ण उच्च दाब, और ये हो गया उपध्रुवीय निम्न दाब और ध्रुवीय उच्च दाब कटिबंध, ये हो गया। तो अब मैं बता रही हूँ आपको कि जो 0 डिग्री ये 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण अक्षांश के बीच में जो कटिबंध होता है, इसको बोलते हैं भूमध्य रेखीय निम्न दाब कटिबंध होता है ये, है ना। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट होती है। इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट होती है। यहाँ पर निम्न दाब होने के, कम दाब होने के कुछ कारण होते हैं। हाँ, तो इसी को डोलड्रम भी कहते हैं, इसी को शांत कटिबंध भी बोलते हैं। यही शांत कटिबंध है और यही डोलड्रम होता है। डोलड्रम करके अक्सर पूछा जाता है। डोलड्रम पीएससी में, पीएससी एमपीपीएससी, कोई भी स्टेट पीएससी यूपीएससी में अक्सर 3 नंबर के क्वेश्चन में डोलड्रम पूछ लिया जाता है कि डोलड्रम क्या है, बताइए कि डोलड्रम क्या है। तो आपको मैं बता रही हूँ कि डोलड्रम क्या है। डोलड्रम मतलब होता है कि जो 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य जो पेटी है, जो बेल्ट है, वायुदाब की जो पेटी है, वो कैसी भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी है, और उस पेटी को बोलते हैं डोलड्रम बोलते हैं। डोलड्रम इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर शांत कटिबंध है। तो यहाँ पर प्रेशर कम होने के क्या क्या रीजन है। सबसे पहले तो यहाँ पर टेम्परेचर, यहाँ पर सूर्य की किरणें बिल्कुल लंबवत पड़ती हैं। लंबवत पड़ने के कारण क्या होता है, सूर्य ताप बहुत ज़्यादा पड़ता है, और सूर्य ताप पड़ने से, ज़्यादा ताप पड़ने से तापमान बहुत ज़्यादा होता है। और जहाँ तापमान ज़्यादा होता है वहाँ पर प्रेशर कम होता है। तो एक चीज़ हो गई कि यहाँ पर तापमान बहुत ज़्यादा है ना, इसलिए यहाँ पर प्रेशर कम है। दूसरा, जब वायु गर्म होती है, गर्म होकर हल्की होती है, हल्की होकर ऊपर उठती है, तो ऊपर उठने की वजह से क्या होती है, ऊपर उठती है और उसकी जगह लेने के लिए नीचे ठंडी हवा आती है, तो वहाँ पर संवहनी धाराएं चलती हैं, है ना। संवहनी धाराओं की वजह से यहाँ क्या होता है, मतलब वायु ऊपर उठ जाती है, इसकी वजह से प्रेशर कम होता है। फिर तीसरा क्या हो गया, यहाँ पर जलवाष्प बहुत ज़्यादा है। अब जलवाष्प क्यों ज़्यादा है, जैसे कि ये अगर यहाँ पर है ना, यहाँ पर पानी भी ज़्यादा है। इस जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र है वहाँ पर जलवाष्प के कारण जलवाष्प ऊपर उठती है, हवा गर्म होती है, ऊपर उठती है और बादलों का रूप धारण करती है, और बादल वापस से वहाँ पर फिर वर्षा करते हैं। तो यहाँ बरसात भी बहुत होती है, जिसके कारण जलवाष्प इसमें ज़्यादा होता है। जलवाष्प जहाँ ज़्यादा होता है वहाँ पर वायु भार कम होता है, वहाँ पर प्रेशर कम लगता है। तीसरा क्या हो गया कि ये भूमध्य रेखीय क्षेत्र है, यहाँ पर भूघूर्णन के प्रभाव भी ज़्यादा होते हैं, मतलब अपकेंद्रीय फोर्स भी ज़्यादा होता है, अपकेंद्रीय बल भी ज़्यादा होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी ज़्यादा होता है। मतलब भूघूर्णन के कारण, मतलब अर्थ की जो रोटेशन होती है उसके कारण वायु क्या होती है, इसको वायु को ये बाहर पीछे धकेल देती है। तो ये सारे रीज़न है। इन रीजन्स के कारण क्या होता है कि यहाँ पर वायु का भार कम होता है। अब वायु भार कम होता है, और एक और चीज़ मैं बता रही हूँ कि जो भी हवा चलती है, जो हमें हवा महसूस होती है ना, जो ठंडक हमें महसूस हो रही है, वो हॉरिजॉन्टली चलने के कारण होती है। जब क्षैतिज रूप से कोई हवा चलती है, मतलब यहाँ पर दाब ज़्यादा है, यहाँ दाब कम है। हमेशा हवा कब चलती है, जब दाब ज़्यादा हो कहीं पर, वहाँ से जहाँ कम दाब है वहाँ से हवा चलती है। तो जब इस डायरेक्शन में जब चलेगी ना, तो ही ये हमें महसूस होती है कि हवा चल रही है। जब ये वर्टिकली चलेगी, नीचे से ऊपर चलेगी, मतलब जैसे संवहनी, मैंने यहाँ पर बताया कि यहाँ पर संवहनी धाराएं
चलती हैं, हवा गर्म होती है, गर्मों के ऊपर होती है तो संवहनी धाराएं लगती है, कन्वेक्शन करंट होता है। अब संवहनी धाराएं मैंने इतनी बार पढ़ा दिया आपको कि समझ में आप रट जाना चाहिए कि कन्वेक्शन करंट क्या होता है या संवहनी धाराएं क्या होती है। तो यहाँ पर संवहनी धाराएं चलती हैं और संवहनी धाराओं की वजह से क्या होता है कि यहाँ पर शांत कटिबंध होता है। जब ऊपर हवा चलेगी तो ये हवा हमको महसूस नहीं होती है ना, तो यहाँ शांत कटिबंध होता है और उस शांत कटिबंध को बोलते हैं डोलड्रम, है ना। डोलड्रम मैंने बता दिया, अच्छा समझ में आ गया कि डोलड्रम क्या होता है। डोलड्रम अगर 3 नंबर का क्वेश्चन है तो आप उसमें लिख सकते हो कि 5 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश के मध्य भूमध्य रेखी निम्न दाब कटिबंध होता है जहां पर हवा नहीं चलती है। क्यों नहीं चलती? संवहनी धाराओं के कारण वहां पर हवा नहीं चलती है, शांत कटिबंध होता है और उस शांत कटिबंध को डोलड्रम कहते हैं। तो ये हो गया, मैंने बता दिया, आपको अच्छे समझ में आ गया। दूसरी जो बेल्ट होती है उपोष्ण उच्च दाब कटिबंध की बेल्ट होती है। उपोष्ण उच्च दाब कटिबंध होता है, ये होता है दोनों गोलार्ध में 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिण के मध्य ये कटिबंध होता है। यहाँ पर उच्च दाब होता है। अब यहाँ पर उच्च दाब होने के कारण है, यहाँ उच्च दाब होने के सबसे पहला कारण है कि जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र में जो दाब ऊपर, मतलब जो हवा ऊपर गई है, तो अब ये हवा क्या करती है दोनों क्षेत्र में, अब ये उत्तर से मतलब उत्तर और दक्षिण दोनों क्षेत्र में भूघूर्णन के कारण ही उधर चली जाती है ना, रोटेशन ऑफ द अर्थ। इसके कारण ये हवा इधर उत्तर की साइड और दक्षिण की साइड चली जाती है और ये इधर जाके क्या होती है, ये नीचे उतरती है। यहाँ से जाएगी भूमध्य रेखीय क्षेत्र से ये जाएगी और उपोष्ण उच्च दाब कटिबंध का जो क्षेत्र होता है 30 से 35 डिग्री अक्षांश का, दोनों इसमें यहाँ पर क्या होती है वो नीचे उतर जाती है। नीचे उतर के क्या होती है, ठंडी हो जाती है। और जब ठंडी होती है हवा तो वहां पर क्या होता है, वायु भार ज्यादा हो जाता है। पहला रीजन तो ये हो गया। दूसरा रीजन ये हो गया कि ऊपर से मतलब 60 से 65 डिग्री अक्षांश, यहाँ से भी क्या होता है उपध्रुवीय जो क्षेत्र होते हैं ना, वहां से भी भूघूर्णन के कारण हवा इधर की साइड आती है ना, यहाँ पर भी प्रभाव पड़ता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर प्रेशर ज्यादा हो जाता है, मतलब यहाँ से भी आता है तो ये जो क्षेत्र है यहाँ पर प्रेशर ज्यादा हो जाता है। तो प्रेशर ज्यादा होने के कारण इसको बोलते हैं उपोष्ण उच्च दाब कटिबंध होते हैं। अब यहाँ पर एक और वर्ड होता है अश्व अक्षांश। अक्सर पूछ लिया जाता है अश्व अक्षांश क्या है। तो अश्व अक्षांश होता है 30 से 35 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांश के को अश्व अक्षांश बोलते हैं। इसको अश्व अक्षांश इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब यहाँ वायु ऊपर से नीचे चलती है, मैंने आपको बताया है कि वायु जब कब फील होती है हमको, जब हॉरिजॉन्टली चल रही है। जब वर्टिकली चल रही है मतलब नीचे से ऊपर जा रही है या ऊपर से नीचे जा रही है, तब हवा नहीं चलती है, तो वहां पर शांत होती है हवा, तो शांत कटिबंध होता है। तो जब ये ऊपर से नीचे हवा आती है तो यहाँ पर शांत कटिबंध होता है। और मध्य युग में क्या होता था पहले कि यूरोप से पश्चिम की तरफ व्यापार के लिए या खेती के लिए बहुत सारे घोड़े लेकर आया जाते थे और उनको नाव में या बड़े बड़े जहाज़ों में लेकर वहां से दूसरी जगह पर ले जाए जाते थे। तो जब इस अक्षांश पे आता था, मतलब समुद्र जो इस अक्षांश पे है वहां पर जब ये आते थे तो कि यहाँ पर हवा नहीं चलती। अच्छा, हवा चलेगी नहीं तो आगे की तरफ ये बढ़ नहीं पाते थे, नाव या जहाज आगे नहीं बढ़ पाते थे। तो वो क्या करते थे, वहां से बहुत सारे घोड़े समुद्र में डाल देते थे, उनका चढ़ावा कर देते थे। तो इससे क्या हो जाता था, वजन थोड़ा सा कम हो जाता था और नाव आगे चल जाती थी। तो इसलिए इसको अश्व अक्षांश बोलते हैं। इसको अश्व अक्षांश इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर पहले घोड़ों का चढ़ावा चढ़ता था, है ना, उसके बाद नाव आगे बढ़ती थी, मतलब जहाज आगे बढ़ता था। तो इसको अश्व अक्षांश बोलते हैं और इसको भी शांत कटिबंध बोलते हैं। ये भी शांत कटिबंध है ना, अश्व अक्षांश है। अश्व अक्षांश से अगर आपको आ गया वन लाइनर क्वेश्चन आ गया या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ गया और आपको बता दिया कि अश्व अक्षांश क्या होंगे, वहां पे अक्षांश लिख दिए, तो हमेशा याद रखिए 30 से 35 डिग्री जो अक्षांश होता है दोनों गोलार्ध में, उसको अश्व अक्षांश बोलते हैं। 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच के जो होता है उसको बोलते हैं डोलड्रम बोलते हैं, है ना। तो ये हो गया। अब इसमें एक और बेल्ट है, 1 2 3 बेल्ट मैंने आपको बता दिए, चौथा बेल्ट हो गया और ये 5वां बेल्ट। 7 बेल्ट होते हैं, वायु दाब के 7 कटिबंध होते हैं, है ना। तो जो चौथा बेल्ट हो गया वो उप ध्रुवीय निम्न दाब कटिबंध, यहाँ पर उच्च दाब हो गया तो अभी यहाँ पर निम्न दाब कटिबंध होगा। तो क्या होता है कि सबसे पहले तो यहाँ से हवा इधर साइड आ गई, इसलिए भी निम्न दाब कटिबंध हो गया यहाँ पर।
और दूसरा कि जो भूघूर्णन के कारण मतलब अर्थ का जो रोटेशन होता है उसके कारण यहाँ पर जो पोल है यहाँ पर इसका प्रभाव पड़ता है, मतलब यहाँ से हवा कम होनी चाहिए। लेकिन क्या होता है, यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, ध्रुवों पर टेम्परेचर बहुत कम होता है, सॉरी ध्रुवों पर जो तापमान है बहुत कम होता है, तो यहाँ पर उच्च दाब बना रहता है। तो ये हवा के हटने का जो प्रभाव होता है वो कहाँ होता है, वो इस अक्षांश पे आ जाता है, 60 से 65 डिग्री अक्षांश पे हवा का हटने का प्रभाव आ जाता है। एक तो इस वजह से यहाँ पर जो निम्न दाब कटिबंध होता है, प्रेशर कम होता है। दूसरा कि जो उष्ण कटिबंध होते हैं, मतलब पाँच अक्षांश हो गए, 20 हो गए, 25 हो गए, ये उष्ण कटिबंध है, 30 और 35 ये उष्ण अक्षांश है। तो यहाँ से गर्म जलधारा बहती है, पानी की गर्म जलधारा होती है, समुद्री गर्म जलधाराएं होती है, तो जहाँ ये जाकर वहाँ की टेम्परेचर को गर्म कर देती है, ज़्यादा कर देती है। तो जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो वहाँ पर क्या होता है, प्रेशर कम हो जाता है, वायुदाब कम हो जाता है। तो ये दो कारण हो गए, इनकी वजह से यहाँ पर क्या होता है, प्रेशर कम होता है। इसको बोलते हैं उपध्रुवीय निम्न दाब कटिबंध बोलते हैं, है ना। यहाँ प्रेशर कम होने के दो कारण होते हैं कि एक तो जो भूघूर्णन के कारण जो अब केंद्रीय बल यहाँ पर लगना चाहिए था पोल पे, पर मगर वो हिमांक के कारण टेम्परेचर बहुत कम होने के कारण ये इस अक्षांश पे लग जाता है, 60 से 65 अक्षांश पे लग जाता है। और इसकी जो गर्म जलधाराएं होती हैं, मतलब उष्ण कटिबंध की जो गर्म जलधाराएं यहाँ पर पहुँचती हैं, तो इसके तापमान को बढ़ा देती हैं। इसके कारण क्या होता है, यहाँ पर वायु भार कम होता है। और पोल होते हैं, पोल्स जो होते हैं, ध्रुव होते हैं, वहाँ पर क्या होता है, टेम्परेचर बहुत कम होता है। पहला तो यहाँ हो गया कि टेम्परेचर, तापमान यहाँ का बहुत कम होता है, इसके कारण यहाँ पर वायु भार ज़्यादा होता है। दूसरा यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स भी बहुत ज़्यादा लगता है, सबसे ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स पोल पे लगता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जब ज़्यादा लगेगा तो यहाँ पर क्या होता है, प्रेशर ज़्यादा होता है। समझ में आ गया, पोल्स पे ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा लगता है और अपकेंद्री बल कम लगता है ना, तापमान बहुत कम होता है, इसलिए यहाँ पर क्या होता है, प्रेशर ज़्यादा लगता है। तो इस पूरी वीडियो में मैंने आपको बता दिया है कि कंपोजिशन ऑफ एयर क्या होता है, वायु में क्या क्या चीज़ें होती है ना। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन 78.8% होती है, 20% या 21% ऑक्सीजन होती है, और बाकी बचे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब 1% के करीब होता है। और जो नाइट्रोजन होती है वो हम उसी के कारण हमको हवा महसूस होती है, उसी के कारण वायु भार होता है। और जलने के लिए जो आवश्यक है प्रोटीन, जिसकी वजह से बनता है एटमॉस्फेयर में, मतलब पेड़ पौधों में प्रोटीन बनता है, वो नाइट्रोजन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड होता है जो हमारी ऑक्सीडेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, वो 21% होता है, एटमॉस्फेयर में 21% होता है। और ये सब मैंने बता दिया आपको। और ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से ही पूरा प्रेशर महसूस होता है, पूरा जो वायुमंडलीय दाब है वो ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से महसूस होता है। किसी भी क्षेत्र पर पारे के 76 सेंटीमीटर या 760 मिलीमीटर वायु भार पड़ने, मिलीमीटर जो स्तंभ है, मिलीमीटर जो पिलर है ना, जो स्तंभ है, पिलर है, उस पे पड़ने वाले दाब के कारण ये क्या होता है, वायु भार महसूस होता है। और समुद्र तल पर ये वायु भार कितना होता है, 10 से 10.25 मिलीमीटर ये समुद्र तल पर होता है, बैरोमीटर से इसको नापा जाता है। और क्या होता है कि यहाँ समुद्र तल पर या नीचे वायु भार किस वजह से भी होता है, कंप्रेशन की वजह से भी होता है। जब कंप्रेशन मतलब संपीड़न मतलब दबाव, तो ऊपर की परतों का दबाव नीचे आता है, इसलिए भी नीचे की परतों में दबाव बहुत ज़्यादा होता है। नीचे की जो परत होती है, वायु की जो नीचे की परत होती है, वहाँ पर ऐसी गैसें होती हैं जो बहुत भारी होती है, इसकी वजह से भी यहाँ पर दबाव कम होता है ना। कौन कौन से कारक हैं जिनसे निर्भर होता है कि प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो टेम्परेचर हो गया, मतलब जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होता है वहाँ पर वायु भार कैसा होता है, कम होता है। जहाँ पर टेम्परेचर कम होता है वहाँ वायु भार ज़्यादा होता है। और फिर ऊंचाई, समुद्र तल पर ये बहुत ज़्यादा होता है, ऊंचे जाने पर, समुद्र तल से ऊंचे जाने पर प्रेशर कैसा होता है, कम महसूस होता है। ग्रेविटेशन फोर्स जहाँ ज़्यादा होता है वहाँ पर प्रेशर कम होता है, ग्रेविटेशन फोर्स जहाँ ज़्यादा होता है वहाँ पर प्रेशर भी ज़्यादा होता है, और ग्रेविटेशन फोर्स जहाँ कम होता है वहाँ पर प्रेशर भी कम होता है। ऐसे ही भूघूर्णन हो गया, मतलब रोटेशन ऑफ द अर्थ हो गया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो गया। तो उस जहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है वहाँ पर प्रेशर कम होता है, और जहाँ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं लग पाता है वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होता है। ये मैंने दाब कटिबंध आपको बता दिए कि डोलड्रम क्या होता है, 5 से 5 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश में को भूमध्य रेखी निम्न दाब कटिबंध होती है। निम्न दाब कटिबंध होने के कारण है यहाँ पर
कि यहाँ पर तापमान ज़्यादा होता है, जलवाष्प ज़्यादा होती है, नमी ज़्यादा होती है वायु में, और यहाँ पर भूकुंडन भी ज़्यादा होता है, जिससे अपकेंद्री फोर्स लगता है, संवहनी धाराएं होती हैं, और इसके कारण यहाँ पर क्या होता है, डोलड्रम क्रिएट होता है। डोलड्रम मतलब शांत कटिबंध यहाँ पर बता, डोलड्रम इंग्लिश में, हिंदी में शांत कटिबंध, इंग्लिश में डोलड्रम बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पर कम प्रेशर होता है, उपोषण उच्च दाब कटिबंध होता है, 30 से 35 डिग्री अक्षांश पे उपोषण उच्च दाब कटिबंध होता है, नीचे भी। तो यहाँ पर वायु भार ज़्यादा होता है, वायु भार ध्यान होने के कारण है कि यहाँ से जो हवा होती है वो ठंडी होकर नीचे होती है, यहाँ पर आती है, और यहाँ से हवा भी आती है, तो इसके कारण यहाँ पर वायु भार ज़्यादा होता है। उपध्रुवीय निम्न दाब कटिबंध होता है, यहाँ पे वायु भार कम होता है, और ध्रुवीय क्षेत्र होते हैं जहाँ पर वायु ध्रुवीय कटिबंध होता है ना, यहाँ पर वायु भार ज़्यादा होता है। तो आज के पूरे वीडियो में मैंने आपको कटिबंध के बारे में बता दिया, प्रेशर बेल्ट क्या होती है। अगर इस वीडियो से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए, ताकि मैं उसको शॉर्ट आउट कर सकूँ। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।